Good morning, students. Welcome to the session. In this session, we are going to discuss some of the questions which are based on Thomson's model and Rutherford's alpha scattering model. So, this is unit number 8 and this is lecture number 1. So, in this lecture, we are going to discuss first Thomson model, then we will discuss the Rutherford's alpha scattering model. So first of all, we will discuss Thomson's atomic model and we will discuss what are the drawbacks of that model and why the Rutherford's experiment is introduced. So it is Jaskirat here. If you feel that this video is useful to you, then you can like and share this video with your friends. And here is the Thomson model. So Thomson model gives the idea about the structure of atom. एटम ने पूछा कि थॉमसन से कि मैं किस तरह का लग रहा हूँ, ठीक है. सो एटम आस्क्ड अबाउट हिज स्ट्रक्चर. दिस एटम वांट्स टू नो हिज स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जे थॉमसन. सो थॉमसन सजेस्टेड हिम. थॉमसन को क्या लगा, थॉमसन ने उसको बोला कि थॉमसन गिव हिम द सजेशन दैट ही सीम्स लाइक अ वाटरमेलन. he said to the atom that he seems like a watermelon. तो वाटरमेलन शायद आपने सुना होगा. वाटरमेलन जिसको हम तरबूज भी बोल देते हैं, ठीक है. सो ही सेड कि यू आर लाइक अ वाटरमेलन, आप वाटरमेलन की तरह लगते हो. तो एटम ने बताया, एटम बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि आपने मुझे मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, है ना, कितना कुछ मैंने दुनिया में बनाया एटम से, हर छोटी सी छोटी चीज़ एटम से बनी है और आपने मुझे वाटरमेलन बोल दिया. तो वाटरमेलन से इसका मतलब ये नहीं था कि वो खाने वाली चीज़ है एटम. वाटरमेलन को उसने कोरिलेट किया कि यू आर लाइक अ वाटरमेलन एंड देन ही एक्सप्लेन्ड, उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश की उसने कि आप वाटरमेलन कैसे हो, ठीक है. तो दैट आर द आउटकम्स ऑफ थॉमसन मॉडल. सबसे पहले आपने क्या याद करना है कि थॉमसन के मॉडल में एटम ने पूछा कि मैं किस तरह का लग रहा हूँ. तो एटम को थॉमसन ने बताया कि यू आर जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, तो आप एक तरबूज की तरह लग रहे हो, ठीक है. यू आर लाइक अ वाटरमेलन, पहली चीज़. देन अब वाटरमेलन से आपको याद आया होगा एक डायग्राम, है ना, डायग्राम भी हम बनाते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम. एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. लेट्स सपोज दिस इज़ द डायग्राम. एक हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमारे पास वाटरमेलन है. चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना. दिस इज़ द वाटरमेलन वी हैव. तो अब इसमें क्या बोला उसने कि दिस इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज. तो इसके अंदर क्या है, सारा जो रेड पार्ट है दैट इज इंक्लूडिंग द पॉजिटिव चार्ज. एंड जो हमारे उसमें हम देखते हैं ना बीज होते हैं, दैट आर नेगेटिव. तो उसने बोला कि जो रेड पार्ट है वो सारा पॉजिटिव चार्ज है और जो बीज हैं उसके ब्लैक वाले जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज है. तो इसको थोड़ा सा हम पेंट में बना के दिखाते हैं. जैसे सो लेट्स सपोज दिस इज़ वाटरमेलन. तो एक वाटरमेलन बन गया हमारा. दिस इज़ द वेट, दिस इज़ द वाटरमेलन, ठीक है. ये हमारा वाटरमेलन हो गया और इसमें जो सारे का सारा रेड पार्ट ले लिया हमने. द होल पार्ट इज़ रेड एंड दिस इज़ नाउ पॉजिटिव चार्ज. हमने इसको मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है. उसके बाद हमने क्या अज्यूम किया कि इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के जो हैं दैट आर सीड्स. ये ब्लैक ब्लैक कलर के क्या हैं, दीज आर द सीड्स एंड दीज आर नेगेटिवली चार्ज. तो इस तरह से हमारे सीड्स हैं इसमें एंड दीज आर द नेगेटिवली चार्ज. तो ये नेगेटिव चार्ज हैं. तो बहुत ही एक सिंपल सी स्ट्रक्चर थॉमसन ने बताई. थॉमसन ने बताया कि जो एटम है वो एक स्फीयर की तरह है. वाटरमेलन की शेप आपको पता ही है कि स्फीयर होती है, सॉलिड स्फीयर की तरह. तो एटम इज़ लाइक अ स्फीयर और एटम इज़ लाइक अ वाटरमेलन और एटम इज़ लाइक अ स्फेरिकल बॉडी हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज. तो उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है. जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है. सो दिस इज़ द बेसिकली थ्योरी ऑफ थॉमसन. थॉमसन ने हमें इतना बताया. तो एक बार दोबारा से हम देखते हैं.
कि हमसे थॉमसन ने क्या दिया। थॉमसन गिव द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक और स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हम स्टेटमेंट फर्स्ट रीड करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एन एटम इज अ सॉलिड स्फीयर। तो यही बात कर रहे थे कि सॉलिड स्फीयर बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल रहे थे उसको, दैट एटम इज लाइक अ वाटरमेलन। तो वाटरमेलन की शेप आपको पता है सॉलिड स्फीयर है, इन विच इंटायर एंड पॉजिटिव चार्जेस, entire and positive charge and its mass is uniformly distributed। तो पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे शेप बनाई, ठीक है, अभी हम एक और शेप बना के दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने एक शेप बनाई, ये हमारा एटम है, सपोज दिस इज अवर एटम, 1 मिनट, दिस इज अवर एटम एंड ऐसा नहीं है कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लाइज जस्ट नियर द अपर पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ और नीचे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव है और नीचे सारा नेगेटिव है। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स यहाँ ये पूरे के ऊपर पॉजिटिव है। जितना पॉजिटिव ऊपर है उतना ही पॉजिटिव नीचे भी है। सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट ही इज सेइंग हियर कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इन विच नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात हुई। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है बच्चे? नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। तो जिस तरह से वाटरमेलन के बीच में सीड्स होते हैं ना, ही इज सेइंग नाउ कि जिस तरह से वाटरमेलन के बीच में सीड्स होते हैं उस तरह से इस जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर था, जैसे यहाँ पे हमने अभी ड्रॉ किया था, सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो ही इज सेइंग कि जैसे हमारा ये एक स्फीयर था, तो इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सीड्स की तरह इसमें बने हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज, जैसे ये इसके सीड्स हो गए वाटरमेलन के। तो these electrons are present in this watermelon or in this atom in this way। तो यहाँ पे इस तरह से बने हुए हैं ना। सो आई होप डायग्राम इज क्लियर। आपको थोड़ा सा पता लगा थॉमसन के मॉडल ने हमें क्या बताया। थॉमसन के मॉडल ने हमें बताया कि जो एटम होता है दैट इज़ लाइक अ सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर की तरह है। लाइक आप वाटरमेलन समझ सकते हो, वाटरमेलन की एग्जाम्पल जैसे जिसको हम तरबूज बोलते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ वाटरमेलन एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ये जूम कर लिया कि जो रेड वाला पोर्शन है, दिस रेड पोर्शन इज लाइक पॉजिटिव चार्ज। रेड वाला पोर्शन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो ब्लैक वाला पोर्शन है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना चार्ज पॉजिटिव एटम के ऊपर उतना ही चार्ज बच्चे कौन सा होगा? उतना ही चार्ज होगा नेगेटिव। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा और अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। सो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज़ द आउटकम कि एक सॉलिड स्फीयर होगा। सॉलिड स्फीयर आपको बताया कैसा, जैसे वाटरमेलन की एग्जांपल आप ले सकते हो, दिस इज़ द एग्जांपल। एंड हाँ, नेगेटिव चार्ज होगा लाइक जैसे सीड्स होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर और उसमें नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। So this is the Thomson's model we are discussing here. So this is the shape you can see। ये भी एक शेप हो सकती है जैसा हमने अभी बताया था। So this is the solid sphere, एक solid sphere है and negative charges are present in this way। तो नेगेटिव यहाँ पे देखो these are the, हाँ तो ये क्या होंगे? these are the electrons। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, जो मैंने पहले बनाया था पेंट में वो भी आपको आई होप विल बी क्लियर। So now we are going to the second point। तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या बताया? सेकंड पॉइंट, द मॉडल एक्सप्लेन्ड सक्सेसफुली द फिनोमिनन ऑफ थर्मोनिक
थर्मोनिक एमिशन, तो एमिशन का हमने देखा था, आपने 7th यूनिट में पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड इन द 7th यूनिट, देयर इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा आपने, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के अलग अलग वेज थे। सो उसी में से एक है थर्मोनिक एमिशन, कि अगर आप हीट देते हो तो हीट देने पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सो इस टाइप के कुछ प्रोसेस थे, वो सारे क्या थे, सक्सेसफुल हो गए इस मॉडल से। तो मॉडल तो बनाया, मॉडल के साथ साथ कुछ प्रोसेस थे वो भी सक्सेसफुल हो गए। तो कुछ देर उसे उन्होंने अज्यूम कर लिया, जैसे हम अभी जैसे कोई भी टास्क करते हैं, कोरोना की वैक्सीन चल रही है, तो कुछ टाइम के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो वैक्सीन जो है वो सही है। तो इसी तरह से थॉमसन के मॉडल को कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये जो मॉडल है ये बिल्कुल सही है, जो भी उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। तो इसमें एक दो और पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट हेयर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो स्टेशनरी थे, ये आपको याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो थे वो दैट आर स्टेशनरी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या जूम किया, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी इन विच मॉडल, इन थॉमसन्स मॉडल we are considering that he has considered that the electrons are stationary, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी कंसिडर किया था। यहाँ इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मीन्स वो अपनी ना ही एनर्जी को लॉस कर रहे हैं ना ही एनर्जी को गेन कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। देन उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स हमें मिली, वो हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल पे जाएंगे। सो दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। हाँ, अल्फ़ा पार्टिकल हमने स्कैटर किए, यहाँ पे एक प्लेट ली, उसके ऊपर हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है उनको बम्बार्ड किया, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर बम्बार्ड इन दिस डायरेक्शन। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गए, स्कैटर हो गए, कोई किस तरफ चला गया, कोई किसी तरफ चला गया, कोई किसी तरफ चला गया, कोई वापस आ गया। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए, स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है खिलर जाना। अल्फ़ा पार्टिकल्स जब स्कैटर हो गए तो थॉमसन को नहीं पता चला कि वो स्कैटर क्यों हुए। तो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जब स्कैटर हुए, एंड इसके बिना एक और ड्रॉबैक थी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग तो एक्सप्लेन नहीं हो पाई, साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बनी हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स की, वो भी थॉमसन के मॉडल से हमें एक्सप्लेन नहीं हो पाई। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स, these are the third point is the drawbacks about the थॉमसन्स मॉडल। तो ये ड्रॉबैक है बच्चे, इसको नोट कर लो, ठीक है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स मॉडल। थर्ड पॉइंट इज द ड्रॉबैक एंड फर्स्ट टू पॉइंट्स आर द आउटकम्स। आई होप इट इज़ क्लियर। थॉमसन्स मॉडल जितना भी इम्पोर्टेंट है, जो भी उसमें बताया है वो मैंने आपको बता दिया है ऑलमोस्ट। सो यू कैन नोट डाउन अबाउट द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन ने हमें क्या बताया, यू कैन नोट डाउन। सो आफ्टर दैट रदरफोर्ड का मॉडल आया हमारे पास, जिसमें काफ़ी कुछ हमें पता चला, ठीक है। सो दैट मॉडल इज़ वेरी सक्सेसफुल। थॉमसन का मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं था, बट हाँ, थॉमसन के मॉडल ने भी हमें कुछ आउटकम्स दिए, और वो आउटकम्स कई बार पूछे जाते हैं कहीं पे। तो उसके बाद आया अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के साथ उसके तो कुछ एक दो स्टूडेंट्स भी थे जिनके नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। तो वो स्टूडेंट्स ने भी उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, दे टेक अ गोल्ड फॉयल, उन्होंने एक गोल्ड की जो है वो एक फॉयल ले ली, और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार किया, मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल को उनके ऊपर पुट किया। जैसे हम मान लें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, here is the diagram and here you can see this is the gold plate। ये हमारे पास वेट, तो दिस इज द गोल्ड फॉयल, ये हमारे पास गोल्ड फॉयल है सर्कुलर शेप में। एंड व्हाट ही दे है, इस साइड से उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को
इस साइड से कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ भेजना स्टार्ट कर दिया। इस साइड से अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं देखो, और अल्फ़ा पार्टिकल्स हो क्या रहे हैं, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर, तो अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं, कोई इस तरफ चला गया देखो, कोई इस तरफ चला गया, कोई इस तरफ चला गया, और कोई इस तरफ चला गया, और कोई अल्फ़ा पार्टिकल देखो यहाँ से आ रहा था यहाँ पे, और यहीं से वो वापिस भी चला गया देखो। तो पहले इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर क्यों हुए, और रदरफोर्ड के मॉडल ने हमें क्या बताया। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने हमें बताया कि यहाँ पे एट द सेंटर देयर इज़ अ हैवी बॉडी, एक हैवी बॉडी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस बॉडी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इन एन एटम, रदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड, इन एन एटम देयर इज़ अ हैवी बॉडी एट द सेंटर, और दैट बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियस इज़ अ हैवी बॉडी दैट इज़ प्रेजेंट इन एन एटम एट द सेंटर। तो सेंटर में ये प्रेजेंट होती है ना, न्यूक्लियस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो सबको न्यूक्लियस क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस इज़ अ हैवी बॉडी दैट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। तो अभी ये आउटकम्स पढ़ेंगे भी हम, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू बताया है कि दिस इज़ द हैवी बॉडी दैट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है हैवी बॉडी। अब बच्चे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर आपको नहीं पता अभी, शायद आपको ना पता हो, सो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम। हीलियम का एटम है, उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, दैट आर कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो हीलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव, दीज आर कॉल्ड द अल्फ़ा पार्टिकल्स। इनको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर देखो चार्ज कौन सा हो गया, हीलियम के एटम में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, दैट मीन्स ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं, इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया बच्चे, आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि पॉजिटिव चार्ज होगा अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं पहले आपने ये समझना है, फिर आपने समझना है कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ 2 थिंग्स आर क्लियर कि यहाँ से अब देखो, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैज़ पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, दे हैव ऑल्सो द पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चे सबसे पहले हम सेंटर वाला ये समझते हैं, दिस पॉजिटिव चार्ज इज़ कमिंग टूवर्ड्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस तरफ जा रहा था। सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल, तो पॉजिटिव जाएगा 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 इस तरफ जाएगा, और उस तरफ इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में एक रिपल्शन की फोर्स लगेगी, बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। बट ये देखो बिल्कुल लाइन के ऊपर जा रहा है, सो दिस विल, ये इस तरह से जाएगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद ये बिल्कुल 180 डिग्री पे रोटेट होकर, मतलब 180 डिग्री पे फिर वापिस आना स्टार्ट हो जाएगा, एक लिमिट तक जाएगा। पहले सपोज यहाँ से 100 की स्पीड से जा रहा था, सपोज दिस इज जस्ट एन अजम्पशन कि ये 100 की स्पीड से जा रहा था, यहाँ आते आते इसकी स्पीड हो गई 80, फिर यहाँ आते आते इसकी स्पीड हो गई 60, फिर यहाँ जाते जाते 40, फिर वहाँ एक पॉइंट आया जहाँ जाकर इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो 0 होने के बाद फिर भी ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका, और उसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, तो ये वापस दूसरी डायरेक्शन में जाना, अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। सो इसको बोलते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए, डेविएट हो गए, जहाँ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए। सो इस तरह से पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई विल एक्सप्लेन वन मोर। तो यहाँ पे समझो ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल था, इस तरफ जा रहा था। तो अल्फ़ा पार्टिकल जाते जाते क्या हुआ, यहाँ पे
हाँ इस तरफ, दिस इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, लेकिन ये बिल्कुल ऑन द एक्सिस नहीं था, तो ये 180 नहीं रोटेट किया, ये इस तरफ इतना रोटेट कर गया। तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने रोटेट थोड़ा सा उसको डेविएट कर दिया। तो दिस इज़ द स्कैटरिंग। और जितना पार्टिकल दूर होता जाएगा, लाइक वन पार्टिकल इज गोइंग हेयर, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल जा रहा है, जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतनी उसकी फोर्स जो रिपल्शन होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, तो उतना पार्टिकल इसके ऊपर कम फोर्स लगेगी, तो ये बिल्कुल इस तरह से सीधा भी जा सकता है, थोड़ा सा डेविएट होगा, ज़्यादा नहीं। सो दिस इज़ जस्ट एक अजम्पशन देखी उसने कि जो पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से होकर जाएगा, लाइक यहाँ पे हमने देखा ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, तो जो पार्टिकल जितना न्यूक्लियस के पास जाएगा, जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस के, उतना उसमें डेविएशन ज़्यादा होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड दिस इज़ कॉल्ड थीटा। तो ये हमने ले लिया एंगल थीटा, कि थीटा इज़ द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एंगल ले लिया इसको, कि थीटा इज़ द स्कैटरिंग एंगल। तो न्यूक्लियस के बारे में आपको क्लियर हो गया, अल्फा पार्टिकल्स क्लियर हो गए, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो स्कैटरिंग है वो क्यों हुई, क्योंकि स्कैटरिंग का कंसेप्ट ही यही है कि स्कैटरिंग क्यों हुई, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ही था, और जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे दैट आर ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन होने की वजह से अल्फा ये जो स्कैटरिंग है वो हुई। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चला कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होगा तभी ये रिपल्शन होने से स्कैटरिंग हुई है। तो ये एक कंक्लूजन मिला हमें कि सेंटर पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब हम जो है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स देखते हैं, उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। तो आई होप दिस डायग्राम इज़ क्लियर। ये डायग्राम अच्छे से बच्चे क्लियर कर लेना। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, अगर आपसे पूछा जाता है कहीं पे कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे, सम ऑफ द पार्टिकल्स जो बिल्कुल न्यूक्लियस के इसके ऊपर होंगे ऑन दिस लाइन, तो ये वो बिल्कुल 180 डिग्री पे वापस टर्न कर जाएंगे, कुछ थोड़ा कम टर्न करेंगे, हाँ कुछ 180 से थोड़ा ज़्यादा टर्न करेंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड चले जाएंगे। तो जितना पार्टिकल दूर होगा उतनी डेविएशन लेस होगी, जितना न्यूक्लियस से दूर उतनी डेविएशन लेस। सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सो नाउ वी हैव टू सी द आउटकम्स। तो आउटकम्स हम देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल। So first outcome is most of the alpha particles pass through the foil straight away अनडिफ्लेक्टेड। तो बहुत से पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, क्यों? अभी मैं आपको एक पेंट में डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सो दिस इज लाइक, हम यही मान लें कि दिस इज लाइक दिस इज द गोल्ड फॉयल। अब हम इसी को गोल्ड फॉयल मान लेते हैं। एंड हेयर इज़ द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, और दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज। देन वी सी, हमने इस साइड से एक अल्फ़ा पार्टिकल लिया, दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल दैट इज़ कमिंग, तो दिस विल बी डेविएटेड, तो ये डेविएट हो जाएगा किसी डायरेक्शन में। हमने अज्यूम कर लिया चलो ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो गया। बट बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल अगर हम डेविएट करेंगे तो बहुत से, ऐसा नहीं है कि हम बहुत से, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, दिस न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, तो ये जो न्यूक्लियस है बहुत स्मॉल होगा। तो बहुत कम पार्टिकल हैं जो इसके ऊपर बिल्कुल लाइन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, एंड दिस विल बी डेविएटेड एट दिस एंगल, तो ये 180 डिग्री पे रोटेट, 180 डिग्री पे टर्न करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे जो बिल्कुल ऐसे चले जाएंगे, यहाँ से सीधे, यहाँ से सीधे, जहाँ बिल्कुल जिनमें स्मॉल डेविएशन होगी। तो इस तरह की हमने देखी चीज़ें कि इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल्स इस तरफ चले गए, इस तरफ चले गए। सो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, बहुत कम होंगे जो
इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल होके डेविएट होंगे। सो दिस इज़ द मेन मोटिव। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या था कि आपको क्या मैंने बताने की कोशिश की कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट हेयर, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है और उसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं बहुत कम होंगे जो यहाँ पे 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, 180 डिग्री पे स्कैटर करेंगे, 180 डिग्री पे मतलब वापस चले जाएंगे, बहुत कम होंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स विल गो अनडिफ्लेक्टेड, तो बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे जो डिफ्लेक्शन जिनमें नहीं होंगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट आउटकम ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहला आउटकम ये मिला हमें। आई होप इट इज़ क्लियर कि बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज नहीं होंगे, तो न्यूक्लियस से जितने दूर होंगे उतनी उनमें डेविएशन कम होगी, तो उतने वो एंगल उतनी डिफ्लेक्शन एंगल कम होगा एंड दे गो बेसिकली स्ट्रेट इन द लाइन, तो वो स्ट्रेट चले जाएंगे। देन सेकेंड आउटकम इज सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, तो कुछ थे जिनों जो थोड़े बहुत हो गए, लाइक एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे जा रहा था एंड उसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आ गई इस तरह से। सो दिस इज़ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो ये एंगल है, तो ये एंगल बहुत ज़्यादा नहीं थे, 20 डिग्री 30 डिग्री इतना एंगल होगा। सो दिस इज़ द अनदर कंसेप्ट। ये एक और मैंने आपको एग्जांपल बताई कि थोड़े एंगल का डेविएशन का मतलब क्या था, कि थोड़े एंगल से डेविएट हुआ मीन्स दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल का मतलब जो एंगल मतलब 30 से लेके 60 के बीच में ही रह गए, 30 तक ही ले लो है ना स्मॉल एंगल। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। सो कुछ अल्फा पार्टिकल, जैसे उसने बोला 1 in 1000, तो अगर हम 1000 को बम्बार करते हैं, 1000 अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्ड ऑन द गोल्ड शीट, तो उनमें से कितने डिफ्लेक्ट हुए? ओनली 1। सो 1 फ्रॉम 1000 इज डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा था बच्चे? अभी हम देखेंगे। अगर हम 90 डिग्री के एंगल की बात की जाए, सो दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव न्यूक्लियस, और यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल आया और यहाँ पे डेविएट कितना हुआ, ये देखो डेविएट हो गया इस तरफ, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाल रहे थे हम? सो दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, तो अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ? सो दिस इज़ मोर देन 90, दिस एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री। लेकिन ये कितने पार्टिकल हैं यहाँ पे देखो, ही सेइंग 1 in 1000, तो एक पार्टिकल 1000 में से इस तरह का है जिसकी डेविएशन कितनी है? मोर देन द 90 डिग्री। तो इसकी एक पार्टिकल की डेविएशन आउट ऑफ 1000 क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है। आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको 3 आउटकम फर्स्ट रदरफोर्ड के क्लियर हो गए। फर्स्ट आउटकम इज़ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले गए, है ना, उनमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं मिली। सेकेंड आउटकम इज सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दिस इज़ द अल्फा पार्टिकल गोइंग इन द स्ट्रेट वे एंड दिस इज़ लिटिल बिट डिफ्लेक्शन, तो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आई पाथ में, दिस इज़ जस्ट लाइक 30 डिग्री और 20 डिग्री 25 डिग्री, तो बहुत कम डिफ्लेक्शन आई। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स 1 in 1000, तो उसने एग्जाम्पल ही दे दिया आपको कि 1000 में से एक पार्टिकल होगा जिसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी? मोर देन 90 डिग्री, तो मोर देन 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन होगी एक अल्फा पार्टिकल में आउट ऑफ 1000। एंड लास्ट वन इज, एक और आउटकम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, फोर्थ वन, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्नड बैक। तो रिटर्नड बैक का मतलब है जिसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? 180 डिग्री, डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो रिटर्न बैक का मतलब जो पार्टिकल यहाँ पे जा रहा था, लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस, एंड वन पार्टिकल इज गोइंग इन दिस वे। तो यहाँ पे एक पार्टिकल इस तरह से जा रहा था
उसको सामने से न्यूक्लियस मिला, पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल था, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, एक लिमिट तक जाएगा यहाँ तक अंदर, उसके बाद क्या होगा, ये वापस हो जाएगा इस तरफ अपने पाथ पे वापस चला जाएगा। सो दिस इज़ द एंगल, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की डेविएशन क्या होगी, बहुत कम। सो 1 in 8000, तो 8000 में से एक मिलेगा इस तरह का पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, दैट विल डेविएट थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो दीज आर द आउटकम्स। अब हम आउटकम्स हम एक बार डिस्कस करें। तो दीज आर द 4 आउटकम्स जो आपको मैंने बताए। वन इज़ दिस वन कि ज़्यादा नहीं अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे, सेकंड स्मॉल एंगल पे थोड़े होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे कितने होंगे, और 180 डिग्री पे कितने होंगे। तो दीज आर द 4 आउटकम्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। देन दिस इज़ द नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें, थीटा एंगल को 0 पुट कर दें, तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। सो अगर हम थीटा को जितना लेस पुट करेंगे, लाइक हमने थीटा को 0 पुट कर लिया या 20 डिग्री या 30 डिग्री पुट कर लिया, देन क्या हो गया, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो गए, दैट विल इंक्रीज। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स काफ़ी होंगे फॉर एंगल लेस देन, हाँ, एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए बहुत से पार्टिकल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर 180 डिग्री, 180 डिग्री के लिए डेविएशन कितनी कम है। सो दिस इज़ थीटा, थीटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो थीटा जो है 0 डिग्री, अगर हम 0 से स्टार्ट करें। सो दिस इज़ द ग्राफ। तो 0 डिग्री पे देखो, 0 डिग्री पे काफ़ी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट आर गोइंग अनडेविएटेड। तो बहुत से पार्टिकल्स हैं जो अनडेविएटेड चले गए, और उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एंगल इज़ 180 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते गए, डिक्रीज़ होते गए। बहुत कम पार्टिकल बचेंगे जो 180 डिग्री पे डेविएट होंगे, और जो पार्टिकल्स 90 डिग्री पे डेविएट होंगे या फिर किसी और एंगल पे डेविएट होंगे। तो बहुत से पार्टिकल्स हैं वो अनडेविएटेड चले गए। सो दिस इज़ द ग्राफ शोइंग यू द रिलेशन। तो एक रिलेशन हमें बता रहा है, एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो चलो ये तो एक रिलेशन हो गया, बट इस ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो, जब एंगल स्मॉल था, लाइक 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज़ लाइक हम यहाँ पे 90 मान लेते हैं, चलो, एंड दिस इज़ नाउ 180। तो देखो आप स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, जब 0 डिग्री के लिए बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं 0 डिग्री के लिए, एंड आफ्टर दैट 90 डिग्री पे देखो काफ़ी डिग्रीज हो गए हैं, एंड देन 180 डिग्री पे बहुत कम पार्टिकल्स बचेंगे जो 180 डिग्री पे टर्न बैक होंगे, और 180 डिग्री पे स्कैटर होंगे, 180 डिग्री पे डेविएट होंगे। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो ये सारे जो कंक्लूजन है दैट आर द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक कंक्लूजन है दैट आर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये रदरफोर्ड ने हमें दिए। एंड इसके बिना बच्चे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी, ये भी चीज़ समझनी। और उसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर के बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। एंड फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्यों रहा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्फ़ा स्कैटरिंग। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा स्कैटरिंग का डायग्राम क्या था। ये डायग्राम था आपका बेसिकली, एंड देन हमने इसके कंक्लूज़न देखे कि हमें कंक्लूज़न में क्या क्या मिला, कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले गए। उसके बाद कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनमें स्मॉल डिफ्लेक्शन मिली, कुछ में ज़्यादा मिली, बहुत ज़्यादा भी मिली डिफ्लेक्शन, 180 डिग्री की मिली। लेकिन वो पार्टिकल क्या थे, दैट आर वेरी स्मॉल, वो बहुत कम पार्टिकल थे, वो दैट आर वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो रिटर्न बैक हो गए। सो आई थिंक दीज 4 कंक्लूजन आर क्लियर, 1 2 3 4, ये 4 कंक्लूजन आपको याद करने हैं बच्चे। एंड देन वी हैव टू सी कि हमें ये ग्राफ याद करना है आपको, थीटा वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा 180 डिग्री तक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाएंगे। देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो
जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सो दिस इज़ द अल्फ़ा पार्टिकल्स गोइंग, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द अल्फ़ा पार्टिकल इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड, अल्फ़ा पार्टिकल इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड। सो इट हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी अभी डिक्रीज नहीं हो रही है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके इक्वल हो गई है ना। जितनी रिपल्शन की फोर्स, जितनी फोर्स पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव एट न्यूक्लियस रिपेल करेगा पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे देखो बच्चे, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया था ना कि कितना इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ किए अल्फा पार्टिकल में, हीलियम ने कितने लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया। सो दैट मीन्स उसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 इली। सो 2 ई इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज है। एंड दिस इज जेड इन टू ई। तो जेड इन टू ई क्या है, जेड इन टू ई इज द एटम, जो एटम है ना, जैसे गोल्ड फॉयल है तो उसके केस में 79 हो जाएगा जेड की वैल्यू। सो जेड इन टू ई इज द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन कोई भी जो मेटल हमने फॉयल ली है ना, एटम। सो दिस इज द चार्ज ऑन एटम एंड दिस इज द, हाँ ये न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, न्यूक्लियस। सो दिस इज द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और दिस इज द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन अल्फा पार्टिकल। तो ये जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो ये पढ़ा हुआ होगा आपने, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर नॉट स्क्र। ये यहाँ पे आर नॉट स्क्र आएगा है ना। अच्छा एनर्जी है, सो एनर्जी में आएगा आर नॉट। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, दैट इज द रिलेशन 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर नॉट एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 1/2 हाफ एम वी स्क्र, 1/2 एम वी स्क्र। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट। तो आर नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन इजीली फाइंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट फाइनली वी गॉट एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि जितना ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा था अल्फा पार्टिकल, सो दिस इज द डिस्टेंस, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव न्यूक्लियस। सो जहाँ तक ये जाकर वापिस आता है, ठीक है, जहाँ तक ये जाएगा और वापिस आएगा, उस पॉइंट से न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है, न्यूक्लियस की उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हमारा आर नॉट होगा। सो दिस इज द आर नॉट। आई होप इट इज़ क्लियर कि आर नॉट कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर्मूला, यू कैन नोट डाउन इट। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। So you can read the definition of distance of closest approach, the minimum distance from the nucleus up to which alpha particle approach। तो वही मैंने बताया आपको, is called the distance of closest approach। तो अल्फा पार्टिकल जहाँ तक न्यूक्लियस के पास जाकर आएगा, जैसे ये पॉजिटिव था एंड अल्फा पार्टिकल इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, अल्फा पार्टिकल इस साइड से आ रहा था और अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट तक आया, तो इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सी हुई, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जितनी यहाँ तक क्लोज तक ये जाके आया उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये फार्मूला आपको क्लियर है एंड हाँ, इनिशियल जितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ से हमने आर नॉट का फार्मूला देखा। सो दिस इज द रिलेशन स्टूडेंट्स, दिस इज द रिलेशन दैट इज आर नॉट इक्वल टू
आर नॉट इक्वल टू जो भी आपका रिलेशन आया, दिस इज द रिलेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला आपको पता लग गया, ठीक है। एंड दिस इज न्यूक्लियर डायमेंशन, तो बहुत छोटी डायमेंशन होगी तो इसलिए इसको न्यूक्लियर डायमेंशन भी बोल देते हैं। देन द अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म इज इम्पैक्ट पैरामीटर। कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसके बाद हम इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन रीड कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट ड्रॉबैक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ड्रॉबैक्स जो है इसकी वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि बोहर का मॉडल क्यों आया। सबसे पहले हमने देखा थॉमसन का मॉडल आया, थॉमसन के मॉडल ने कुछ हमें बताया लेकिन उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी और जिसकी वजह से हमें दूसरा मॉडल देखना पड़ा। एंड आफ्टर दैट इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आफ्टर दैट हमें कुछ और देखना पड़ा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो जल्दी से इम्पैक्ट पैरामीटर डिस्कस करते हैं। सो हियर इज द इम्पैक्ट पैरामीटर डिनोटेड बाय बी, बेसिकली स्मॉल बी से हम लिखते हैं इसको। सो व्हाट इम्पैक्ट पैरामीटर इज सेइंग, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर कौन सा है? वेलोसिटी वेक्टर मीन्स द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से देखो, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस लाइन। तो ये हमारा न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियस की सेंटर की लाइन। सो द डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज़ फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ऐसा नहीं है कि हमने इसके बिल्कुल पास जाके देखना है, जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा डेविएट हो गया, अब हम इस टाइम भी देख लें, ऐसा नहीं होता बच्चे। देखना कब है बी को तब देखना है जब व्हेन दिस अल्फा पार्टिकल इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो कोई डेविएशन नहीं होनी चाहिए, विदाउट डेविएशन देखना है ना। दैट मीन्स वी हैव टू सी बी, वी हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर विदाउट एनी डेविएशन। जब अल्फा पार्टिकल की कोई डेविएशन नहीं हुई उस टाइम जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जाओ और इस टाइम इसको मेजर कर लो, ऐसा नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वे। सो आई होप इट इज क्लियर। बी की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। तो अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है न्यूक्लियस की लाइन से, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि इट इज़ गिवन बाय, हाँ इसको गिवन बाय कैसा करते हैं अभी देखते हैं। सो इट इज़ गिवन बाय बी। हाँ ये बच्चे फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसकी डेरिवेशन तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वैसे रिमेंबर करना चाहते हो दैन कर सकते हो। सो दिस इज़ द फार्मूला दैट वी हैव टू यूज़। एंड बच्चे देखो, लार्ज फॉर लार्ज बी अल्फा पार्टिकल विल गो अनडेविएटेड एंड फॉर स्मॉल बी अल्फा पार्टिकल विल सफ़र स्कैटरिंग। तो अल्फा पार्टिकल की अभी मैं एक आपको रिलेशन बताऊंगा। सो अल्फा पार्टिकल का एक रिलेशन B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल, है ना। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल, और यू कैन से स्कैटरिंग एंगल। चलो स्कैटरिंग एंगल लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना। सो स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। तो B की वैल्यू जितनी छोटी होगी, अब देखो B की वैल्यू छोटी का मतलब क्या हुआ, जितनी B की वैल्यू छोटी मतलब पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग नियर टू दिस एक्सिस, तो इतना एक्सिस के बिल्कुल पास। और अगर B की वैल्यू 0 ले लें दैट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग ऑन द न्यूक्लियस एक्सिस, तो न्यूक्लियस का जो एक्सिस है उसी के ऊपर मूव कर रहा है। एंड ये डेविएट कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ फॉर B इक्वल टू 0। देखो B की वैल्यू कितनी थी, for the value equal to B equal to 0 the deviation is 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की डेविएशन कब हुई, जब B की वैल्यू क्या है 0। बट जैसे जैसे B की वैल्यू इंक्रीज करते गए, जैसे जैसे पार्टिकल दूर होता गया,
लाइक यू कैन सी हेयर, पार्टिकल दूर हुआ, डेविएशन डिक्रीज हो गई, पार्टिकल थोड़ा और दूर हुआ, डेविएशन और डिक्रीज हो गई। सो दैट मीन्स बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी बी की वैल्यू स्मॉल होगी। अब एक बार दोबारा देखें, जितनी बी की वैल्यू स्मॉल होगी उतनी डेविएशन क्या हो गई, मोर। और जितनी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी बी की वैल्यू ज़्यादा हो गई इम्पैक्ट पैरामीटर की, उतनी डेविएशन क्या हो गई, लेस। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बी इज इन, और यू कैन से थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, थीटा को बी के साथ कोरिलेट कर लो, जितनी बी की वैल्यू छोटी उतना थीटा ज़्यादा, मतलब जितना बी ये डिस्टेंस कम, जितना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के एक्सिस के पास, उतनी डेविएशन का एंगल ज़्यादा, उतना डेविएशन का एंगल ज़्यादा, मतलब उतनी डेविएशन ज़्यादा होगी। या तो वो 180 डिग्री पे हो जाएगा डेविएट, अदरवाइज दैट डेविएशन विल बी मोर देन 180, मोर देन 90, तो मोर देन 90 पे डेविएट हो जाएगा पार्टिकल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थीटा। इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू के साथ आप थीटा को कैसे रिलेट करेंगे। तो अगर आपको बोल दिया कि इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 है तो डेविएशन कितनी होगी, तो डेविएशन विल बी मैक्सिमम। तो अगर इसी तरह से आपको दो वैल्यूज़ दे दे, सपोज एक इम्पैक्ट पैरामीटर है 30 नैनोमीटर और दूसरा इम्पैक्ट पैरामीटर है 60 नैनोमीटर, तो किस केस में डेविएशन ज़्यादा होगी, 30 नैनोमीटर एंड 60 नैनोमीटर। तो आप इजीली गैस कर सकते हो, जिस केस में बी की वैल्यू स्मॉल होगी, जैसे 30 वाले केस में स्मॉल है, सो इस केस में डेविएशन जो है दैट विल बी मोर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर में जो हमने किया, मैं आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को हमने स्टडी किया। आई एम स्क्रॉलिंग द स्क्रीन, यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स। After that we have seen alpha scattering experiment of Rutherford and his students। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि किस तरह से डेविएशन हुई। दिस डायग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव सीन द आउटकम्स ऑफ अल्फा रदरफोर्ड मॉडल। 4 आउटकम्स हमने देखे। देन वी हैव सीन द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस थीटा। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे थीटा यहाँ पे जाकर 180 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो ये भी रिलेशन आप याद रख सकते हो। दिस रिलेशन यू कैन ऑल्सो रिमेंबर, इस रिलेशन को भी याद कर सकते हो। हाँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी हमारे पास, बट आप याद कर सकते हो। सो दिस इज़ द ग्राफ। एंड आफ्टर दैट हमने क्या देखा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देन वी हैव सीन इम्पैक्ट पैरामीटर। तब उसके बाद हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में हमने देखा और उसका सिंबल क्या है, और उसकी थीटा और उसके बीच में रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो थीटा एंड इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच में ऑपोजिट रिलेशन है। जितनी बी की वैल्यू स्मॉल उतना थीटा ज़्यादा, तो जितना बी छोटा उतना थीटा ज़्यादा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बी, तो बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको बताया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे एंड कुछ और देखेंगे। ठीक है, कि और क्या क्या हमारे पास ड्रॉबैक्स रहेंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। ठीक है, सो हाँ, न्यू रदरफोर्ड के मॉडल के जो 2-3 पॉइंट्स और भी हैं अगर आपने नोट करने हो। हाँ, फर्स्ट साइज ऑफ न्यूक्लियस बताया रदरफोर्ड ने, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ नियरली 1 फर्मी। तो 1 फर्मी की वैल्यू अगर आपको याद हो, दिस इज़ अबाउट 10⁻⁵ मीटर्स। तो एक पॉइंट ये बताया। बाकी पॉइंट्स तो है ही हैं जो हमारे ऊपर वाले थे कि आउटकम उसके रिलेशन। हाँ, अब दैट आवर ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन थी ऊपर वाली 4। एंड देन कंक्लूज़न क्या निकाले, कंक्लूज़न के एक तो हमारा ये कि साइज़ क्या है, एंड देन मोस्ट ऑफ द मास जो है दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन द स्मॉल रीजन कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो मोस्ट ऑफ द मास जो है वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, जैसे हमने पहले भी कंक्लूड कर लिया था।
एंड इट्स साइज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵ मीटर। तो ये हमारा साइज हो गया न्यूक्लियस का। देन हाँ, न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाँ, इन द एटम देयर इज़ मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस। तो काफ़ी स्पेस एम्प्टी है, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया था। सो न्यूक्लियस कहाँ पे, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। तो बाकी जो स्पेस है एटम की ऑलमोस्ट काफ़ी इस तरह से एम्प्टी है, ये बहुत सी स्पेस है जो वो एम्प्टी है। तो इस तरह के कुछ कंक्लूजन्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के, और उसके बाद वो फेल क्यों हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू देन यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हाँ, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस बुक एंड इफ़ यू वांट टू गेट द PDF ऑफ दिस बुक देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस